हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 26 की शुरुआत में हैंग याओ से बात करने के बाद वही बुक पढ़ने लगता है जिसका ये टाइटल होता है कि हाउ टू बी अ परफेक्ट बॉयफ्रेंड। और हैंग को इसमें काफी टिप्स मिल जाती हैं कि ये याओ के लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड कैसे बन सकता है। दूसरी तरफ याओ अपने क्लाइंट से पूछ रही होती है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है आपको मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। अब याओ की क्लाइंट इसको बताने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और हम दोनों एक साथ ही काम किया करते थे। एक रात में बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी और उसने मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी, लेकिन वो इस बात से इनकार कर रहा है कि ये बेटा उसका नहीं है बल्कि मेरे एक्स हस्बैंड का है। अब हैंग अपने ऑफिस में रेस्ट कर रहा होता है। बाओरुई और यूफे आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि आजकल हमारे बॉस का मूड काफी अच्छा रहता है, वरना पहले तो वो हर वक्त हमें डांटते रहते थे और बहुत ही रूडली बात किया करते थे। बाओरुई यूफे से कहता है कि मुझे तो लगता है कि बॉस को किसी से प्यार हो गया है, लेकिन यूफे कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अब ये दोनों हैंग के ऑफिस के दरवाजे में खड़े होकर इसको देख रहे होते हैं। यूफे कहता है कि बाओरुई तुम्हारी बात सही हो सकती है, क्योंकि देखो बॉस किस तरह से आराम कर रहे हैं, वरना पहले तो वो हर वक्त काम करते रहते थे। अब याओ की क्लाइंट का एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आ जाता है। ये बहुत ही बदतमीजी से याओ की क्लाइंट से बात कर रहा होता है। याओ इससे कहती है कि आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप मेरी क्लाइंट से आराम से बात करें, वरना फिर हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी। ये सुनकर ये आदमी बैठ जाता है और ये इस बात से इनकार कर रहा होता है कि ये बेटा इसका है, ये झूठ बोल रही है, ये मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी इसके लिए मैं तुम्हें कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ। ये आदमी याओ की क्लाइंट के मुंह पर कुछ पैसे मारता है और फिर यहाँ से चला जाता है। इस आदमी का ये रवैया देखकर इस लेडी को बहुत ही बुरा लगता है। याओ भी अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल कर अपनी क्लाइंट को देती है और कहने लगती है कि ये पैसे तुम्हारे बेबी के लिए बहुत जरूरी हैं और तुम अपने केस की बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं उसको बहुत अच्छे से हैंडल करूंगी। अब याओ जब ऑफिस वापस आ जाती है तो बाओरुई इसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम काफी परेशान दिखाई दे रही हो, क्या तुम्हारा केस कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। तो याओ कहती है कि हाँ, ये केस कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन मैं एक लॉयर हूँ, इसीलिए इस तरह की चैलेंजेस का सामना करना मेरी लाइफ का हिस्सा है। मैं तुम्हारी तरह ज्यादा स्मार्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस केस को अच्छे से हैंडल करने की पूरी कोशिश करूंगी। अब याओ बाओरुई से केस के बारे में बात कर रही होती है कि इसको हैंग की कॉल आती है जो उसको अपने ऑफिस में बुलाता है। याओ हैंग के ऑफिस में आ जाती है तो हैंग याओ से इसी केस के बारे में पूछने लगता है और याओ भी इस केस से रिलेटेड इसको सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। याओ हैंग से कहती है कि इस केस में काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो हैंग कहता है कि तुम इस केस के बारे में ज्यादा सोचकर परेशान नहीं होना, क्योंकि जब तुम परेशान होती हो तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ। तुम मुझे सिर्फ खुशी अच्छी लगती हो, तुम्हारा अपसेट चेहरा देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बातें सुनकर याओ को काफी अच्छा लगता है। याओ मुस्कुरा रही होती है तो हैंग इसको कहता है कि तुम किस बात पे मुस्कुरा रही हो। तो याओ कहती है कि कुछ नहीं, अब मैं वापस जाकर अपना काम करती हूँ। ये कहने के बाद याओ यहाँ से चली जाती है। घर पर आने के बाद हैंग इसी बुक को अपने बैग से निकाल कर फिर से अपनी शेल्फ में छुपा देता है ताकि इस बुक के बारे में याओ को न पता चले। और अब घर पर याओ भी एक बुक पढ़ रही होती है, लेकिन याओ को ये बुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। इसीलिए याओ हैंग के गायब मौजूदगी में इसके रूम में आकर अपने लिए कोई अच्छी सी बुक ढूंढने लगती है। अपने लिए बुक ढूंढने के चक्कर में याओ को वही बुक मिल जाती है जो हैंग ने इसे छुपा कर रखी होती है। याओ इस बुक के टाइटल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है और सोचने लगती है कि क्या हैंग भी इस तरह की बुक्स पढ़ सकता है। अब याओ खाना बनाने लग जाती है तो यहाँ पर हैंग भी आ जाता है। हैंग याओ से बहुत ही प्यार से बात कर रहा होता है, उससे कहता है कि तुम खाना बनाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। लेकिन हैंग जब अपने रूम में उसी बुक को पढ़ने के लिए आता है तो ये देखता है कि इसकी बुक यहाँ पर नहीं पड़ी होती। हैंग ये देखकर परेशान हो जाता है और अपने रूम में इस बुक को तलाश करने लगता है। इतने में यहाँ पर याओ भी आ जाती है और हैंग से पूछती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। हैंग याओ से कहने लगता है कि यहाँ पर मेरी एक बुक पड़ी थी जो कि अब मुझे मिल नहीं रही है। हैंग याओ के पास आकर इसे कहने लगता है कि कहीं तुमने तो मेरी बुक को नहीं छुपाया। तो याओ कहती है कि मुझे नहीं मालूम तुम किस बुक के बारे में बात कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है कि तुम उस बुक को अपने ऑफिस में भूल आए हो। अब हैंग यही पता करवाने के लिए अपने ऑफिस कॉल करने वाला होता है, लेकिन इतने में याओ इसको ये बुक दिखा देती है और कहती है कि ये बुक मैंने ली थी। याओ हंसते हुए हैंग को ये बुक देते हुए कहने लगती है कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आप परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनने के लिए इस बुक से टिप्स ले रहे हो। तो हैंग कहने लगता है कि ये बुक तो मैंने ऐसे ही ऑर्डर कर दी थी, मुझे भला इस बुक से टिप्स लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि तुम तो जानती हो कि मैं काफी स्मार्ट हूँ। अब वो जो ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहा होता है तो इसको ख्याल आता है कि इसे चेंगशी की लाइव लोकेशन चेक कर लेनी चाहिए। जब ये चेंगशी की लाइव लोकेशन चेक करता है तो चेंगशी आज शहर से काफी दूर गई होती है। ये चेंगशी के लिए परेशान हो रहा होता है तो इसके पीछे वूजुन भी चला जाता है। अब वूजुन चेंगशी की लोकेशन को देखते हुए इसे यहाँ पर तलाश करने लगता है, लेकिन इसको चेंगशी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही होती और साथ ही इसको चेंगशी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वूजुन जल्दी से स्टिक उठाकर चेंगशी के पास जाता है क्योंकि इसको लग रहा होता है कि ये लेडी चेंगशी को बुली कर रही है,
लेकिन चंगशी कहती है कि ये तो मेरी दोस्त है। तो वूजन कहते हैं कि फिर तुम चिल्ला क्यों रही थी? असल में चंगशी एक चूहे से डर रही होती है। वूजन तो चंगशी को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, लेकिन इस चूहे को देखकर तो वूजन भी बहुत ज्यादा डर जाता है। अब ये दोनों यहाँ से जब जा रहे होते हैं तो चंगशी वूजन से कहने लगती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले कि चंगशी इसे कुछ बताती, वूजन को लगता है कि जैसे चंगशी इससे अपनी फीलिंग्स का इजहार करने वाली है, इसीलिए ये चंगशी से कहते कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जगह इस तरह की बात के लिए ठीक नहीं है? क्योंकि तुम जो बात मुझसे करना चाह रही हो उसके लिए एनवायरनमेंट का रोमांटिक होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम इस बात के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। चंगशी से कहते कि तुम ज्यादा मत सोचो, मैं तुमसे ऐसी कोई भी बात नहीं करने वाली थी। अगले दिन वूजन काफी तैयार होकर हैंक से मिलने के लिए आया होता है। वूजन काफी खुश दिखाई दे रहा होता है और ये हैंक से पूछने लगता है कि मुझे तुम ये बताओ कि आज मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ। लेकिन हैंक इसको इग्नोर करते हुए अपना काम ही किए जा रहा होता है। लेकिन वूजन इंसिस्ट करने लगता है कि तुम मुझे प्लीज बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो हैंक कहता है कि तुम जैसे आम दिनों में लगते हो बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे हो। वूजन कहता है कि क्या तुम्हें मुझ में थोड़ा सा भी डिफरेंस फील नहीं हो रहा? हैंक कहता है कि नहीं। ये सुनकर वूजन हैंक के पास आता है और इसको खुशी खुशी बताने लगता है कि ये देखो, ये टाई मुझे चंगशी ने गिफ्ट की है। और बहुत ही प्राउडली वूजन कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आज तक किसी ने कभी कोई टाई गिफ्ट की होगी। हैंक तो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है, लेकिन कि वूजन को ये बात नहीं बता पाता कि याओ इसकी गर्लफ्रेंड है और याओ ने भी इसको टाई गिफ्ट की थी। इसके बाद वूजन को आज पिक करने के लिए चंगशी आई होती है। वूजन ये देखकर बहुत सरप्राइज होता है। चंगशी से पूछता है कि ये कार किसकी है? तो चंगशी कहती है कि ये कार मेरे बॉस की है। मैंने अपने बॉस से कहा था कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड को कहीं पर लेकर जाना है, इसलिए मुझे इस कार की जरूरत है। ये सुनकर तो वूजन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कार में बैठते हुए चंगशी से कहने लगता है कि क्या तुम ये बात रिपीट कर सकती हो? चंगशी कहती कि मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड ही कहा है, तुम इस बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? वूजन कहते हैं लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, मुझे तो अभी तक अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा कि मैंने बिल्कुल सही सुना है। अब रात में याओ को मालूम होता है कि हैंक बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है। याओ हैंक से यही बात कंफर्म करने के लिए आती है, उसे कहने लगती है कि क्या तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है? तो हैंक कहता है कि वैसे मेरा भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन मुझे जाना ही होगा। लेकिन हैंक कहता है कि तुम मुझे रोक कर देख लो, क्या पता मैं रुक जाऊं। तो याओ बहुत ही क्यूट वे में हैंक से कहने लगती है कि नहीं, मैं आपको नहीं रोकूंगी क्योंकि काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब याओ तो अपना काम करने के लिए पेट चाहती है और हैंक याओ के लिए उसके बाल ड्राई कर रहा होता है। ये दोनों यहाँ पर काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। अगले दिन हैंक अपनी क्लाइंट से मिलने के लिए आ जाता है जिसका नाम नैना होता है। नैना हैंक से कहती है कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। जब बाओरी अपनी क्लाइंट को देखता है तो ये इसको देखता ही रह जाता है और हैंक से कहता है कि आपकी क्लाइंट तो बहुत ज्यादा सुंदर है। अब हैंक तो अपनी क्लाइंट से केस के बारे में डिस्कशन करने के लिए बैठ जाता है और बाओरी इन दोनों की पिक्चर लेकर इसको वीचैट पर अपलोड कर देता है। अब जब हैंक को बाओरी की इस हरकत के बारे में मालूम होता है तो ये बाओरी पर बहुत गुस्सा करने लगता है कि तुमने आखिर इस तस्वीर को पोस्ट क्यों किया है, क्योंकि हैंक नहीं चाहता होता कि याओ इस तस्वीर को देखकर कुछ भी गलत समझे। अब याओ अपनी क्लाइंट के साथ इसका केस लड़ने के लिए कोर्ट आ जाती है और याओ को मालूम होता है कि इसका ओपोनेंट लॉयर और कोई नहीं बल्कि मिंग है। मिंग याओ से कहता है कि मेरे होते हुए तुम ये केस कभी नहीं जीत पाओगी, लेकिन याओ इसको कहती है कि इस बात का फैसला हियरिंग के बाद होगा। अब इस केस की हियरिंग स्टार्ट हो जाती है और मिंग कोर्ट में कुछ फेक सबूत दिखाता है जिसकी बिना पर मिंग अपनी पोजीशन को काफी स्ट्रॉन्ग कर लेता है। याओ की क्लाइंट जब इन सबूत को देखती है तो इसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये सबूत नकली होते हैं। अब याओ की क्लाइंट इन एविडेंसेस को फाड़ देती है तो मिंग का क्लाइंट कहने लगता है कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि ये लड़की नॉर्मल नहीं है। याओ की क्लाइंट तो बहुत ज्यादा नर्वस और एम्बैरेस फील कर रही होती है, इसी वजह से ये यहाँ से चली जाती है। जज याओ से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी क्लाइंट को इंसाफ दिलाना चाहती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें कोई ठोस सबूत लाने होंगे। अब घर पर आने के बाद याओ अपनी क्लाइंट के केस के बारे में स्टडी कर रही होती है। अब याओ तो अपने केस के बारे में अपनी क्लाइंट से बात कर रही होती है। दूसरी तरफ हैंक सीसीटीवी कैमरा के थ्रू याओ को देख रहा होता है। हैंक याओ को देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि इसको लगता है कि याओ ने बाओरी की पोस्ट देख ली और अब याओ इससे नाराज हो गई है। और अब हैंक याओ को कॉल करके इससे माफी मांगने लगता है, जो भी तुमने देखा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो याओ कहती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो हैंक कहता है कि क्या तुमने बाओरी की पोस्ट नहीं देखी? तो याओ कहती है कि नहीं। और हैंक अब इसको सारी बात बताता है तो याओ इससे कहने लगती है कि मैं भला इतनी छोटी सी बात पर नाराज क्यों होंगी? अगर आपकी क्लाइंट फीमेल है तो क्या हुआ, वो आपकी है तो क्लाइंट ही ना। तुम इस तरह की बातें मत सोचा करो क्योंकि मैं तुम पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ। ये सुनकर तो हैंक काफी खुश होता है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।